साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों आप सभी को पता है वर्ष 2025 समाप्त हो रहा है और वर्ष 2026 शुरू होने वाला है। ऐसे में बैंकिंग को लेकर के, सेविंग अकाउंट को लेकर के कई सारे रूल्स चेंज किए गए हैं जो आप सभी को पता होना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप उन लिमिट को जाने अनजाने में क्रॉस कर जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर 100% तक की पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। इसलिए आप सभी को बैंकिंग के जो भी न्यू रूल्स आए हैं, सेविंग अकाउंट की जो भी न्यू लिमिट आई है, जैसे कि आप सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं, आप सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से एक वित्त वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक वित्त वर्ष में आप सेविंग अकाउंट से कितना यूपीआई से सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं। एक वित्त वर्ष में आप कितने रुपए की बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आप लोग एक वित्त वर्ष में कितना कैश के माध्यम से कर सकते हैं, कितना ऑनलाइन मोड के माध्यम से करते हैं। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या फिर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस स्थिति में टोकन मनी के रूप में आप कितना पैसा ले सकते हैं टोकन मनी के रूप में और कितना पैसा सामने वाले को दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि इनकी न्यू लिमिट आ चुकी है। अगर आप जाने अनजाने में सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा रख देते हैं या फिर आप लिमिट से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, ज़्यादा पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, ज़्यादा पैसे की एफडी कर देते हैं, या आप यूपीआई के माध्यम से ज़्यादा पैसा सेंड कर देते हैं, ज़्यादा रिसीव कर लेते हैं, उस स्थिति में आपको यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। तो उन पेनाल्टीज से बचने के लिए, इनकम टैक्स की नोटिस से बचने के लिए आप सभी को जो न्यू रूल्स है वो पता होने आवश्यक है। अगर आपको रूल्स पता होंगे, लिमिट पता होंगी, तो आप उन लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। जब आप उन लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपको कोई भी नोटिस नहीं मिलेगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर सेविंग अकाउंट और बैंकिंग को लेकर के क्या कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं सरकार की तरफ से, ताकि आप सभी को पता हो जाए। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में आप एक वित्त वर्ष में कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, इसके लिए क्या लिमिट बनाई गई है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं वर्ष 2026 के लिए जो न्यू लिमिट आई है उनके अकॉर्डिंग आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से एक वित्त वर्ष में अधिकतम 10 लाख रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हैं और आप अधिकतम 10 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं कि आप जो बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं, फिर चाहे वो एटीएम के माध्यम से विड्रॉल करें या बैंक में जाकर के चेक लगा करके कैश विड्रॉल करें या फिर आप एईपीएस सर्विस के माध्यम से अंगूठा लगा करके कैश विड्रॉल करें। एक वित्त वर्ष के लिए इसकी लिमिट जो रखी गई है वो 10 लाख रुपए है। जो व्यक्ति आईटीआर फाइल नहीं करता है उसके लिए यही सेम लिमिट डिपॉजिट के लिए भी है। एक वित्त वर्ष में आप सिर्फ 10 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने खाते में ज्यादा पैसा भी जमा करवा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप 10 लाख रुपए तक ही कैश जमा कर सकते हैं। मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं, जो आप फिजिकल कैश लेकर के ब्रांच में जाते हैं तो उस स्थिति में आप अधिकतम 10 लाख रुपए ही अपनी सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करने वाले पर्सन हैं। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं उस स्थिति में आप ज्यादा कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि आप फिर खुद ही अपने आईटीआर में दर्शाएंगे कि ये पैसा आपको कहां से मिल रहा है, आप इतना पैसा जो डिपॉजिट कर रहे हैं कहां से ला रहे हैं। क्योंकि फिर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का आपको नोटिस मिल सकता है और अगर आप उसे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी भी लगा सकता है आपको नोटिस दे करके। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट्स यानी जो बचत खाता होता है उसमें बहुत सारे लोग आज के समय में यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूपीआई से आप कितना पैसा सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं, एक वित्त वर्ष के लिए उसकी क्या लिमिट रखी गई है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेविंग अकाउंट को लेकर के, यूपीआई को लेकर के कोई डायरेक्ट लिमिट नहीं बताई है कि आप इतना पैसा सेंड कर सकते हैं यूपीआई से, इतना रिसीव कर सकते हैं। लेकिन हाँ इनडायरेक्टली जरूर है, आप 10 लाख रुपए तक एक वित्त वर्ष में सेंड करिए कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख रुपए तक आप रिसीव करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी 20 लाख रुपए आपका टर्नओवर हुआ, लेकिन जब आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस करेगा तो उस दशा में जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपके खाते का टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस करता है किसी भी सर्विस के मामले में, उस दशा में आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे कि आपने पिछले वर्ष देखा होगा तमिलनाडु में एक व्यक्ति जो पानी पूरी का ठेला लगाता था, उसका जो टर्नओवर था एक वित्त वर्ष में 40 लाख रुपए को क्रॉस कर गया था। वो गुड्स सेल कर रहा था, तो सेल के मामले में 40 लाख और सर्विस के मामले में 20 लाख रुपए
जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से लिमिट तय की गई है। अगर उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो उस व्यक्ति को नोटिस मिल गया था, उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो गई। तो इस तरह से आप लोगों को भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में 20 लाख रुपए से ज्यादा का अगर टर्नओवर हो रहा है तो वहां पर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। तो आप लोग ध्यान रखिए, 10 लाख रुपए से ज्यादा सेंड मत करिए एक वित्त वर्ष में यूपीआई से, और 10 लाख रुपए से ज्यादा आप रिसीव मत करिए अपने सेविंग अकाउंट में। आप बिजनेस का पैसा तो बिल्कुल भी मत लीजिए अपने सेविंग अकाउंट में, क्योंकि फिर जीएसटी डिपार्टमेंट जो भी पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आएगा, चाहे वो बिजनेस का हो या पर्सनल हो, उसे वो आपकी इनकम मान लेगा और फिर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो जाएंगी। आपसे कहा जाएगा कि आप ये डीएसटी क्यों फाइल नहीं कर रहे हैं जब आपका टर्नओवर 25 लाख है, 30 लाख है, 40 लाख है, 50 लाख है एक वित्त वर्ष का, तो उस दशा में आपने जीएसटी चोरी की है। ऐसे में आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो जाएंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 20 लाख रुपए से ऊपर आप अपना टर्नओवर ना जाने दें। अगर 20 लाख रुपए से ऊपर आपका टर्नओवर जा रहा है तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। अब हम बात कर लेते हैं आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। बहुत ज्यादा कमेंट मेरे पास आता है कि सर हम सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखें ताकि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, आरबीआई, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, किसी की तरफ से लिमिट नहीं तय की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकता है। आपका पैसा है, जितना मर्जी चाहे आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। जी हाँ, बस लिमिट को आपको ध्यान में रखना है कि एक वित्त वर्ष की जो कैश डिपॉजिट करने की लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। तो यहाँ पर उस लिमिट को आप क्रॉस मत करिए। अब कोई पर्सन है जो 2 लाख 5 लाख रुपए प्रति वर्ष अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रहा है और 20 सालों से जमा कर रहा है, तो हो सकता है उसके खाते में आज 1 करोड़ रुपए हो, तो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आप जो वित्त वर्ष की लिमिट है उन लिमिट को क्रॉस करके डिपॉजिट मत करिए। बाकी आप अपने सेविंग अकाउंट में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जो भी चाहे रख सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी पेनाल्टी नहीं है, उससे कोई भी दिक्कत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितने रुपए की एक वित्त वर्ष में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ कैश की बात करने वाला हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कोई भी पर्सन कैश जमा करके 10 लाख रुपए तक की एफडी कर सकता है एक वित्त वर्ष में। ध्यान रखें, जो व्यक्ति आईटीआर फाइल नहीं करता है, और जो व्यक्ति आईटीआर फाइल करता है वो व्यक्ति ज्यादा अमाउंट की भी एफडी कर सकता है कैश जमा करके एक वित्त वर्ष में। तो आप आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, उससे आप एफडी करा रहे हैं, तो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैश लेकर के गए हैं बैंक में, उस दशा में आपकी लिमिट 10 लाख रुपए है एक वित्त वर्ष के लिए, तो 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करके एक वित्त वर्ष में एफडी मत करिए। आपको अगर करना ही है तो जैसे ही वित्त वर्ष एंड हो जाए, मान लीजिए आप 9 लाख की कर दीजिए इस वित्त वर्ष में, और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट वित्त वर्ष लगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लगे, तो उसमें फिर आपकी मान लीजिए 15 लाख की आपको करना है, तो 9 लाख की आप इस वित्त वर्ष में कर दीजिए और 6 लाख की फिर अगले वित्त वर्ष में यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में कर दीजिए, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो। अब मान लो आपको अक्टूबर नवंबर में एफडी करनी है, तो अगर आप अक्टूबर नवंबर में 15 लाख की करेंगे तो एक ही वित्त वर्ष में काउंट हो जाएंगी। लेकिन आप अक्टूबर नवंबर में 9 लाख की कर दीजिए, और जैसे ही अप्रैल लगे यानी जो आपका मार्च में ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाएगा, तो अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो उसमें आप फिर से 6 लाख रुपए की एफडी करा दीजिए, फिर से आपके लिए 10 लाख रुपए की लिमिट हो जाएगी एक वित्त वर्ष के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो फिर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करके एफडी मत कराइए, वरना आपको नोटिस मिल सकता है, आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड आज के समय में बहुत ज्यादा उपयोग में आ गया है, हर व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहा है, 2 क्रेडिट कार्ड, 4 क्रेडिट कार्ड हर व्यक्ति रख रहा है। तो ऐसे में आखिर उसके बिल का पेमेंट आप एक वित्त वर्ष में कैश में कितना कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, और ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप बिल का पेमेंट कितना कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अगर कोई भी पर्सन एक वित्त वर्ष में अपने बिल का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से करता है तो उसके लिए लिमिट 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान वो करता है ऑनलाइन मोड के माध्यम से एक वित्त वर्ष में, तो उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 लाख रुपए से ऊपर अगर वो कर रहा है तो फिर उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है। वही अगर हम कैश की बात करें तो इसके लिए लिमिट 1 लाख रुपए रखी गई है कि कोई भी पर्सन अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान एक वित्त वर्ष में कैश के रूप में अधिकतम 1 लाख रुपए ही कर सकता है। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान आपने एक वित्त वर्ष में कैश से किया है तो आपको नोटिस मिल सकता है, आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। तो ध्यान रखिए, दोनों लिमिट ऑनलाइन मोड के माध्यम से 10 लाख है और कैश के माध्यम से 1 लाख है क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान एक वित्त वर्ष के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर बात आती है टोकन मनी की कि आप कैश कितना देंगे हमें टोकन मनी के रूप में। तो दोस्तों वहां पर आपको ध्यान रखना है, चाहे आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो या आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, दोनों ही स्थितियों में दोनों पार्टी को ध्यान रखना है कि आपको 20,000 रुपए से ज्यादा ना ही कैश लेना है ना ही कैश देना है टोकन मनी के रूप में, क्योंकि ये इलीगल है। अगर आप 20,000
प्रॉपर्टी आपकी चाहे जितनी बड़ी हो, 1 करोड़ का सौदा है, 2 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, कितने का भी सौदा है आपका, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि हम 20,000 ही टोकन मनी देंगे, और सामने वाले को भी ध्यान रखना है कि हम सिर्फ और सिर्फ कैश 20,000 ही स्वीकार करेंगे। इससे ज्यादा हम कैश नहीं लेंगे, बाकी पैसा आपको बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही हमें देना है। चाहे आप चेक दीजिए, नेफ्ट आरटीजीएस करिए, आईएमपीएस करिए, यानी कुछ भी करिए, ऑनलाइन मोड के माध्यम से हमें पैसा दीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ 20,000 तक ही कैश ले सकते हैं। अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा कैश देते हैं या लेते हैं, उन स्थितियों में दोनों ही पार्टी यहाँ पर जिम्मेदार होंगी और दोनों ही पार्टियों को नोटिस मिल सकता है और उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेरी रह गई है इन सवालों को लेकर के, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।